अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम वही सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इत्तेफाक से जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। एक्चुअली दुनिया में दो ताकतें आपस में लड़ती रही इन सिस्टम्स के ऊपर। एक थे कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक था कैपिटलिस्टिक ब्लॉक। कैपिटलिस्टिक ब्लॉक ये चाहता था कि पूरी दुनिया में मार्केट इकोनॉमी बने। पूरी दुनिया में मार्केट इकोनॉमी बने। और ये जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है बच्चों, इसका लीडर है अमेरिका। और वो हम ही है मार्केट इकोनॉमी का, जिसको आप इस वक्त कैपिटलिज्म के नाम से जानते हो। इसको कैपिटलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक बंदे के पास बहुत ज्यादा दौलत का इर्तिकाज हो सकता है। यानी एक बंदा बहुत अमीर हो सकता है, बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर सकता है, सरमायादार बन सकता है। तो सरमायादारी को अंग्रेजी में कैपिटलिज्म। तो ये है सिचुएशन ब्रिंग्स बायर एंड सेलर एंड गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर नोन एज मार्केट। तो ये मार्केट इकोनॉमी है जहाँ बायर और सेलर एक जगह इकट्ठे होते हैं और चीजों को खरीदते हैं। इस पर्टिकुलर निज़ाम में पूरे का पूरा निज़ाम डिमांड एंड सप्लाई चलाते हैं। एक लेजिस फेयर इकोनॉमी होती है जिसमें हैंड ऑफ, यानी कि आपको पता नहीं चलता लेकिन दुनिया का सारा निज़ाम डिमांड एंड सप्लाई से चल रहा हो। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। सप्लाई उलट है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है, और जो चीज स्कार्स होती है, सप्लाई में कम होती है, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि शॉर्टेज में जो चीज है वो महंगी और सरप्लस में जो चीज है वो सस्ती। तो एक मार्केट का निजाम चलना शुरू हो जाता है कि हम कहते हैं कि एक सिचुएशन है जहाँ बायर और सेलर की एक मार्केट बनाई गई है। तो एक ऐसी पोजीशन जहाँ सारा काम बायर और सेलर्स कर रहे हैं। हर मार्केट जो चीज चाहिए उसकी डिमांड एंड सप्लाई में जाना पड़ेगा कि क्या चीज मार्केट में दस्तयाब है और आप कितने में खरीदनी चाहते हैं। इसमें हुकूमत कोई रोल प्ले नहीं करती, लिहाजा हर एक को ये करना पड़ता है कि अपनी फुल एफर्ट करके, तो बाय लिमिटिंग द रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बायर एंड सेलर इंटरैक्ट फ्रीली। तो फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं, उससे उनका आपस में निगोशिएशन होता है, और जहाँ कीमत सेटल हो जाए वो मार्केट की कीमत बन जाती है। तो ये मुआशी निज़ाम बायर और सेलर की बारगेनिंग पे चल रहा है, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। तो कहता है कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर बाय प्राइवेट एंड यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट एंड मैन मेड एंड नेचर मेड कैपिटल। इंसान का कैपिटल, यानी ह्यूमन भी तो एक कैपिटल है ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। और दूसरी तरफ नेचर का डेवलप कैपिटल को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा क्या बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कैपिटल को यूज करते हुए आइदर ह्यूमन आइदर व्यू कह सकते हैं, हम कैपिटल को यूज करते हुए चाहे नेचुरल चाहे ह्यूमन ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो एक ऐसा निज़ाम जहाँ सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना मकसद है, चाहे आप अपना क्या यूज करें बच्चों, नेचुरल कैपिटल यूज करें, और अल्टीमेटली जो मुनाफा कमाएंगे वो आपकी मलकियत है, उससे आप अपना घर खरीदें, गाड़ियां खरीदें, और ज्यादा खरीदें जितना हो सकता है। पानी ला दो, तो और ज्यादा जितना हो सकता है। तो आप उसको क्या कहेंगे, यहाँ प्राइवेट ओनरशिप की इजाजत है। इसका मतलब बाद ऐसे भी सिस्टम होते हैं जहाँ इंसान को अपने जाती नाम से चीजें खरीदने की इजाजत नहीं होती। हाँ, ऐसे निज़ाम भी दुनिया में मौजूद है जहाँ आप अपने नाम से कोई चीज खरीद नहीं सकते। हर चीज सरकार की, हर चीज सरकार की, और हर बंदा सरकारी मुलाजिम है। हाँ, ऐसा भी निज़ाम दुनिया में मौजूद है। ये एक वाहिद निज़ाम है दुनिया में जहाँ पे आप मुनाफा कमाते हैं। कैसे? कैपिटल यूज करके। इसके लिए कैपिटलिज्म बन गया, ठीक है। और वो मुनाफा कमा के आप क्या करते हैं, शाबाश बच्चों,
आपने अपने पास दौलत इकट्ठी कर दी, प्राइवेट ओनरशिप, तो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर खरीदो। क्या हाल है बच्चों? जैसे ही हमारे कॉलेज के मालकान है दाऊद शाह साहब है ना, इनके चार चार घर हैं, और पैसा कमा रहे हैं और घर बना रहे हैं। चार चार घरों में इनकी चार चार फैमिली बैठी हुई। यानी मैं क्लियर कर, एक में अपनी फैमिली है और तीन किराए पे दिए, वहां से पैसा आता है और किचन चल रहा है। तो ये निजाम ही ऐसा, और कमाओ और घर बनाओ और गाड़ियां खरीदो। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ सारे का सारा निजाम बायर और सेलर चला रहे हैं। तो बायर है तो समझ लो डिमांड, और सेलर है तो समझो सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई चला रहे हैं, और पूरे का पूरा निजाम हिडन हैंड यानी छुपे हुए हाथ से चल रहा है। आगे डिमांड और सप्लाई, हर चीज की कीमत ऐसे डिटरमाइन होती है। और इस पूरे निजाम में क्या होता है कि आप सरमाया इस्तेमाल करके ह्यूमन कैपिटल और नेचुरल कैपिटल ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, उससे अपनी जायदादें बढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं या अपनी ओनरशिप बढ़ाते हैं। क्लियर बच्चों? अब अगर हम देखें कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहली बात इसमें प्राइस मैकेनिज्म, जिसकी अभी हमने बात की। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर तमाम गुड्स और सर्विसेज फ्री मार्केट में लाई जाती हैं, और वहां पे लाके देखा जाता है डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। क्या आप इस निजाम को समझते हैं क्या है? क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई, मुश्किल बात तो नहीं है कोई? भाई आप सीए क्यों करना चाहते हो? चलो यहीं से पता लग जाएगा आपको बात का। तो आप कहेंगे कि इस क्वालिफिकेशन के लोगों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसे ही है, तो डिमांड सप्लाई आप समझते हैं, इसलिए तो आपने ये फैसला किया। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? तो इसलिए इस पूरे का पूरा निजाम चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई पे। आजकल चिकन कैसे चल रहा है बच्चों, महंगा के सस्ता? क्यों महंगा हुआ है बताओ? डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ऐसे आइडियल टाइम पे रोजे आए कि जितना सरप्लस हमारे पास चिकन था वो बिक गया। क्योंकि हमारे यहाँ रमजान के आखिर में लोग खत्म दिलाते हैं, देगे पकाते हैं, तो वहां लग गया। ऊपर से मॉडरेट मौसम में ज्यादा चिकन शादियों पे इस्तेमाल हो गया। और अब आगे उस मौसम का आगाज हो गया जिसमें चिकन का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, गर्मी बढ़ती है। तो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से चिकन बहुत ज्यादा मर जाता है ना बच्चों? तो अब क्या है कि चूंकि चिकन सप्लाई में कम है, तो क्या हो गया, प्राइस क्या होगी उसकी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि चीज, जो चीज सप्लाई में कम होती है, क्या होता है उसके साथ, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, कह लीजिए शॉर्टेज पैदा हो जाती है, ऐसे बच्चों। लेकिन जो चिकन मर जाता है उसका क्या करते हैं वो लोग? देखिए बेटी को कितना पता है, उसको कहते हैं ठंडी मुर्गी। तो जो शवारमा वगैरह लगाते हैं, वो ठंडी मुर्गी का, मैं तो एक जमाने में कहता मैं ठंडी मुर्गी दे दो। वो सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए नहीं दे दो। मेरे पास तीन बिल्लियां थी उस दौर में, वो घर में नहीं आती थी, घर से बाहर ही होती, खर्चा बड़ा था उनका। तो मैं कहता ठंडी मुर्गी दो। फिर मुझे एक किसी ने एक नई इजाद बताई, मसला हल हो। मुर्गी सबसे पहले जब चूजा या बर्ड पकड़ती है, पता है क्या खाती है उसका? ब्रेन। मुर्गी बर्ड जब पकड़ेगी सबसे पहले क्या खाएगी? ब्रेन, यानी उसकी नेक और उसका सर पहले खाती है। तो ये नेक जो है ये बड़े आराम से सिर मिल जाता है, कहाँ से? मुर्गी वाले से। चोचे ये, चोचे तो वो गर्दनें उतार देता ना वो, तो वो चोचे फेंक देता है। हम उससे चोचे ले आते थे, बिल्ली को डाल देनी, इतने शौक से उसने खानी। मेरी बिल्लियां इतनी इतनी बड़ी हो गई बच्चों। अच्छा, अब बच्चों इस निजाम में कंपटीशन, कैसा कंपटीशन है आप बताओ? आपस में आपका क्या होना है? कंपटीशन। ठीक है जी। गाड़ियों का आपस में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। इंसानों का आपस में क्या हो रहा है? कंपटीशन। तो ये निजाम सारे का सारा चल रहा है कंपटीशन पे। इकोनॉमी, फर्म, इंडिविजुअल हैव अ लार्ज extent liberty of enterprise creating competition among economic
यूनिट्स, ठीक है जी। एंड अलाउ एजेंट्स इन एन इकोनॉमी फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, जब दिल चाहे कारोबार करो, जब दिल चाहे छोड़ दो, यानी अपनी फिजिबिलिटी देखो क्या सूट करता है तुम्हें। तो लिहाजा यहाँ कंपटीशन है और फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी है। आप चाहते हो गाड़ियां बनाना, फरमाया है बना लो यार, क्या हाल है बच्चों। तो जो बनाना चाहते हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है तुम्हारे पास, फैक्ट्री आप खरीद सकते हो, उसके ओनर हो सकते हो, लिहाजा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, जो बनाना चाहते हो वो बनाओ। क्या हाल है बच्चों। इससे आपने देखा होगा हमारे यहाँ दीवान फैमिली जो है वो होंडाई टुसान भी डील कर रही है, दो चार पांच छह और चीजों में डील कर रही है। इंडिया में अंबानी ग्रुप है, और कौन कौन से कारोबार कर रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज है, गोदरेज वाले एक तरफ इंडिया के फाइटर जहाजों के इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेयर ऑयल बनाते हैं, तीसरे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप जो बनाना चाहते हैं बनाए, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। क्या हाल है बच्चों। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप पैसे कमा रहे हो तो फिर इजाजत है ना कि आप घर खरीदो, जितना मर्जी खरीदो, उन पे कंट्रोल करो, उनको कमाओ, ठीक है जी। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग ये सब आपके नाम से हो सकती हैं, बल्कि इस हद तक कि आपके नाम से हो सकती है, आप चाहें तो आगे अपनी औलाद को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी। क्या हाल है बच्चों। तो गवर्नमेंट हैज नो राइट टू डायरेक्ट फ्रॉम हिम फ्रॉम रिगार्डिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, हुकूमत को कोई हक नहीं कि वो आके आपके घर के बारे में बात करे कि घर के अंदर आप बेडरूम में सोया करो, टीवी लॉन्च में ना सोया करो। ये आपकी चॉइस, आपका घर है, आप जो मर्जी करो। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। निजाम सारे का सारा किस बुनियाद पे चल रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। कंज्यूमर आता है तो उसको सेलर कहता है कि भाऊ जी रात का टाइम है, मेरे पास 4 किलो एप्पल हैं, 5 किलो, आपको 2 किलो चाहिए, आप 5 किलो ले जाओ, मैं सस्ते दूंगा। सेल्फ इंटरेस्ट। कंज्यूमर फौरन कहता है अच्छा 400 रुपये किलो दे रहा था, अब 5 किलो दे रहा है, अब क्या रेट लगाएगा। 2 किलो लेने थे उसके पास 5 किलो है, 400 रुपये किलो दे रहा था, अब वो कह रहा है भाऊ जी सारे ले जाओ। अब वो 400 रुपये देगा, कितने देगा बता। 200 देगा, क्योंकि अब छुरी उसके हाथ में आ गई, सेल्फ इंटरेस्ट। तो जिसके हाथ में छुरी आ गई, दूसरे की गर्दन गई। कंज्यूमर के हाथ में आ गई तो, और सेलर के हाथ में आ गई तो सेल्फ इंटरेस्ट। राइट बच्चों, जिंदगी में कभी इस चक्करों में ना पड़ना। बास इदारे आपको कहेंगे हम गारंटी से पास कराते हैं, लेकिन हम फीस 40,000 लेते हैं, चिट्टा झूठ बोलते हैं, पेपर आपने नहीं। हमेशा मुनासिब कीमत में पढ़ो, फीस 10,000 से ऊपर कभी ना दो किसी को ऊपर। कोई टीचर जादूगर नहीं होता, पढ़ना आपने खुद ही, पढ़ना आपने खुद ही है। सिर्फ एक ऐसा टीचर चाहिए जो किताब पढ़ा दे। पास पेपर खुद करो, एक्सरसाइज खुद करो, जितनी खुद करोगे उतने सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, और उतना सॉल्व करने की आदत होगी। आप मुझे बताएं, हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर होते हाजी मुमताज साहब, लोग इतनी तारीफ करते थे। मुझे एक प्रोफेसर ने बताया, कहता है यार गलत काम ना करें। उन्होंने क्या करना, हमने जाना, बेटा 8वीं में आपने पढ़ा था a+b का स्क्वायर, निकाल दिया। 10वीं ने पढ़ा था a+b का क्यूब, आज हम पढ़े a+b की रेस टू पावर 4। क्या बात है, पहले 8वीं का बताया, फिर 9वीं का बताया, फिर 10वीं का बताया, फिर FA का बताया, और फिर एक्सरसाइज के सारे सवाल हल करा दिए। तो उन गधे के बच्चों से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या छोड़ा उसने। जब पेपर में जाओगे तो एक्सरसाइज वाला सवाल आएगा, सवाल तो नहीं आएगा, और तुम्हें तो नए सवाल सोल्व की प्रैक्टिस ही नहीं कराई। तुम्हें तो नए सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही नहीं कराई। और हमारे यहाँ ऐसे टीचर को पसंद ही नहीं किया जाता जो लाके आपके माथे मार दे, चलो करो हल। टीचर है,
पढ़ाता है कोई? वो तो हमसे काम करा रहा है। इसको चाहिए हमें पढ़ाए। ओ पागलो, उसने तुम्हारे माथे मर के ना सवाल तुम्हें सोचने पे मजबूर किया है। तुम्हें वो प्रेशर दिया है जो पेपर में आना है, नए सवाल का। उसने तुम्हें क्लास में ही दे दिया। अब तुम मुश्किलों को फेस कर करके क्या हो जाओगे? यूज टू हो जाओगे, और फिर तुम वहां जाके पेपर इंजॉय करोगे। क्या हाल है? और हमारे यहाँ तो ये है कि मैं टेस्ट बनाता हूँ ना, तो लोग टेस्ट लेते हैं 20-22 सवालों का, मैं ले लेता हूँ 40 का। 40 या 50 का। तो लोग पता है क्या कहेंगे? सर ये सवाल आपने बनाए? हाँ जी मैंने बनाया। तो हल भी आप ही करेंगे? हल भी क्यों बनाए? कल हल करा, शाबाश, मेहनत कर। टीचर बना हुआ है, पेपर देना है हमने, मेहनत करो तुम। पेपर हमने देना, मेहनत तू कर, टीचर करेगा मेहनत। रात को सोए में ही काल आ गई। सर आप सोए में? हाँ यार सोया हूँ। क्यों सो रहे हैं सर आप? मेरा कल पेपर है। तो यार मैं क्या करूँ? आप मुझे सवाल हल कराएंगे तो सवाल बना के दे जो पेपर में आने। आप आराम से सो रहे हैं। ये नहीं इस हद तक मैं कहा बेटा सुबह रिक्शा लेके आ जाना, मुझे ले जाना साथ में, पेपर भी हल कर दूंगा। अब पढ़ा भी दिया, मॉक भी करा दिया, टेस्ट भी हल करा दिए, पेपर किताब के पीछे वाली एक्सरसाइज भी मैंने ही कराई है। भाई कुछ खुद भी कर लो। हाँ जी। तो ये वो लोग हैं जिनको कहना पड़ता है कि भैया मुझे ना मारो, कुछ हाथ पैर मारो। क्या समझे? तो भाई थोड़ी सी अकल के नाखून लेने चाहिए। अगर कोई टीचर कहता है ना कि हिम्मत मारो, तो हिम्मत मार लो, अच्छी बात है। हिम्मत मारोगे तो खुद रहोगे। तो ये 40-40 हजार रुपया देके टीचरों के पास जाओ, सारे पास पेपर भी हल करा देंगे, एक्सरसाइजेस भी हल करा देंगे, आई कैप की बुक भी हल करा देंगे। तो भाई होगा क्या? 2 रजिस्टर भेजेंगे, उसमें आपका रोल क्या है? आपने क्या सीखा? बल्कि उन्होंने बड़े सवालों को छोटा छोटा करके कराया, पूरे सवाल का प्रेशर भी नहीं आने दिया। हर सवाल को पार्ट निकाल निकाल के कराया। ये लो आज इतना खाओ इतना खाओ, यानी पूरा केक भी नहीं दिखाया कि प्रेशर ही पूरा समझ आ जाता है कि यार कितना आना था। क्या हाल है बच्चों? वल्लाह आलम, हमें नहीं इस तलीमी निज़ाम की समझ आई कि ये क्या हुआ दुनिया में, और ये टॉप स्टार क्यों बन गया है। ये मिलावट करके टॉप स्टार बन गए। अल्लाह माफ करे। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, बच्चे को वो चीज़ दें जो उसने सॉल्व करनी है। अच्छा बच्चों, तो सेल्फ इंटरेस्ट सबसे आगे। हर बंदे को अपना मफाद है, वो 40 हजार कमाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें परवाह नहीं कि हमने बच्चे का क्रिएटिविटी मार के खत्म कर दी, और उसको बल्कि हमने पैसे लेके नकारा कर दिया, उसकी सोच खत्म कर दिया। मकसद क्या है? सिंपल, सेल्फ। अब आगे आ जाए कि इसके मेरिट्स क्या हैं। अब आप कहेंगे सर फीचर में, करेक्टरिस्टिक्स में और मेरिट्स में क्या फर्क होता है? देखिए, मेरिट होती खूबियां, करेक्टरिस्टिक्स होती खसूसियात। इस लड़के का कद 6 फीट है, ये करेक्टरिस्टिक है। इसकी आंखें नीली हैं, इसके बाल ब्राउन है, इसका रंग गोरा है। ये करेक्टरिस्टिक। ये लड़का नेक है, माँ बाप की खिदमत करता है, ये अपने टाइम पे बैठ के पढ़ता है। ये मेरिट, यानी जिस चीज का फायदा किसी को पहुंच सकता है वो मेरिट, जिस चीज का नुकसान पहुंच सकता है डीमेरिट। और जो अल्लाह की गिवन चीज है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो निज़ाम में ये क्या थे? ये करेक्टरिस्टिक्स है, प्राइस मैकेनिज्म है, कंपटीशन है, फ्री ट्रेड है, राइट ऑफ पॉवर्टी। अब उसको वो पॉइंट जो लगे कि इसके फायदे हैं, उसने किस पे डाल दिए, और जो उसे लगे कि इसकी खामी है, डीमेरिट। अब आ जाए खूबी उनका, अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ सारा निजाम किससे चलता है? प्राइस मैकेनिज्म से। पढ़े जरा।
यहाँ ऑटो एडजस्टमेंट, इकोनॉमी ऑटो पे लगी हुई है, खुद ब खुद चीजें एडजस्ट होती हैं। क्योंकि प्राइस रोल करती है किसका, सिग्नल का। यहाँ हर चीज बच्चों पता है क्या रोल प्ले करती है, ऑटोमेटिकली capitalism is auto adjusted, it required direction from state, it does not require, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, डिस्टर्बेंस खुद ब खुद इंडिपेंडेंट मार्केट फोर्सेस रिजॉल्व करती हैं। इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो इंडिपेंडेंट फोर्सेस खुद ही रिजॉल्व करती हैं, हुकूमत को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। ऑटो एडजस्टमेंट है। अच्छा, अब ऑटो एडजस्टमेंट कैसे काम करती है, 2024 मिसाल ले लेते हैं, कपड़े महंगे हो गए, कपड़े महंगे हो गए, शूज सस्ते हो गए। शूज बनाने वाले को क्या हुआ, लॉस, और कपड़े बनाने वाले को क्या हुआ, 2025 आएगा, क्या होगा, शूज वाले अपने पैसे उठा के किस में डाल देंगे, कपड़े, क्योंकि प्राइसेस सिग्नल का रोल कर रही है ना। अल्टीमेटली शूज की प्रोडक्शन थोड़ी क्या हो जाएगी, कम, और कपड़े की क्या हो जाएगी, ज्यादा। दोनों में मुनाफा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। राइट बच्चों, रिपीट कर लेते कि देखिए, मसला ये है कि क्लॉथ ज्यादा बने, क्लॉथ मुनाफा नहीं, कम बने, मुनाफा ज्यादा है। शूज लोगों ने धड़ाधड़ बना दिए, सस्ते हो गए लॉटों में। अब शूज वाले इन्वेस्टर इसके शेयर बेच देंगे, शेयर जो होते हैं ना, शूज कंपनी में शेयर बेचते हैं, किससे खरीदने, सरमाया इधर से, इधर वर्कर्स को तनख्वाह कम मिली है, वो थोड़ी बहुत स्किल चेंज करके किधर आ जाएंगे, ये हुआ तो। अब आप भी देखिए ना कि एक फील्ड में जब आप जाएंगे तो जिस फील्ड में आपको लगेगा यार इधर पैसे थोड़े हैं, आप कहेंगे यार ये वाला काम कर लेते हैं। क्या हाल है, जैसे ऑडिट में आपको लगे यार पैसे अच्छे हैं, आप करेंगे। कम लगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया करेंगे लोगों की, मैं टैक्स कंसल्टेंट बन जाता। तो जिस तरह पैसे ज्यादा होंगे तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, खुद ब खुद क्या हो गई, ऑटो एडजस्ट हो गई। क्या हाल है, पाकिस्तान के अंदर 2011 से लेके 2017 तक सीमेंट में लोगों ने बहुत पैसा लगाया। क्यों लगाया, तो सीमेंट की डिमांड ज्यादा थी, और दूसरा खान साहब ने अपने दौर में, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, पिछली गवर्नमेंट ने अपने दौर में सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी सी, वो नहीं, वो रिलैक्सेशन दी थी, लोन भी दिए थे, और कंस्ट्रक्शन के लिए इंडस्ट्री को बड़ी फायदे दिए। तो अब क्या हुआ था कि सारों ने पैसा सीमेंट में लगा दिया। अब जब 2017-18 आया ना, तो एक बंदा था, उसने चीनी महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, इतनी की कि 60 रुपए वाली चीनी 180 पे ले गया। अब तकरीबन पिछले 8-10 साल में सारा पैसा शुगर पे जा रहा है, शुगर इंडस्ट्री में लग रहा है। तो सिग्नल का काम कर रहा है ना, जिधर कमाई ज्यादा पैसा उधर चला जाएगा, लिहाजा हमें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, आजकल लोग डॉक्टर कम बन रहे हैं, पागल ना होते नहीं तौर पे, तो खुद से डॉक्टर कोई नहीं बनता, से डॉक्टर कोई नहीं बनता। क्या हाल है बच्चों, जैसे मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि ये काम मैंने नहीं करना, सिंपल बात, जिंदगी जीनी मैंने, है जी। तो वो मैंने वो चीजें ली जिसके अंदर पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाए, और मैं भी सिग्नल का काम करता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एमए इकोनॉमिक्स भी हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने एमएस किया हूँ। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसी डिग्री है जो मैनेजमेंट में काउंट होती है, आईटी में भी काउंट होती है। तो जब मैंने एमएस करना था ना, तो मैंने वो एमएस लिया कि नीचे मास्टर डिग्री कंप्यूटर की लगाओ, ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो तब भी ठीक हो जाएगा। नीचे एमबीए और इकोनॉमिक्स लगाओ, फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगाओ, फिर भी ठीक हो जाएगा। कैसी प्लानिंग है,
तो जब इधर सैचुरेशन हो जाती है टीचरों की, फर्ज करें हो जाती है चीजें, तो मैं क्या करूंगा? मैं कंप्यूटर साइंस की किताबें पकड़ लूंगा, तो एक दो कोर्स वो तैयार कर लूंगा। पैसे कमाने हैं यार, वो कमा लेंगे। तो बात समझ आती है? तो सिग्नल का काम, इस तरफ जाओगे पैसा ज्यादा या इस तरफ जाओगे ज्यादा। वैसे ऐसे ही गप लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं हुई थी प्लानिंग एमएस की। वो बस ऐसे ही कहानी चल रही थी कि बेगम कह रही थी, शादी हुई ना, तो बेगम कहती थी कि मैंने ऐसी जगह नहीं जाने देना जहाँ लड़कियां ज्यादा हों। तो उसने फिर पढ़ी ना प्रॉस्पेक्टस, तो उसको पता चला कि ये जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये ज्यादा इंजीनियर करती। तो उसका ख्याल था इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती, तो उसने कहा इसमें दाखिला ले लो, ये सेफ है। ठीक है ना? शादी के बाद छोटे फैसले सारे उसने किए हैं, बड़े फैसले मैंने किए। अच्छा बच्चों, बड़ा फैसला आया कोई नहीं वैसे। अच्छा बच्चों ने, तो लिहाजा हमने वो कर लिया, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आगे इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या मतलब? पहली बात यह है कि प्राइस मैकेनिज्म है, जिधर पैसा ज्यादा है लोग खुद ब खुद उधर जाएंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। जिस तरफ पैसा ज्यादा होगा जाएंगे, सेचुरेशन हो जाएगी, वो गिर जाएगा। और जिधर से निकलेंगे उधर शॉर्टेज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगा, तो बैलेंस खुद ही हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अब देखिए, इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी क्या मतलब? जी, तो क्या होगा? As in capitalism, everyone has rights of ownership of their properties and business units, thereof get absolute return of their deals. This characteristics motivates the owner to put their resources in the commercial activities rather than keeping them idle. आप पास 1 मिलियन रुपए यार, आपने बैंक में रखा हुआ है, पागल है यार। निकालो उसको, निकाल के उसको स्टॉक में लगाओ, पैसे कमाओ। और आजकल तो सबसे अच्छा गोल्ड में लगाओ। दिनों में 2,80,000 का 10 ग्राम सोना 3,13 पे गया है, अब 3,40 पे। तो पैसे को यूज करो, लिहाजा पैसा आप खुद ही वहां लगाते जाओगे जहां रेट ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों, कैपिटल इक्यूमुलेशन, पैसा आपके पास अक्यूमुलेट होता जाएगा। प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आप एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे वहां से कमाएंगे, इस तरह आपका प्रॉपर्टी होता जाएगा मैक्सिमाइज। और एक वक्त आएगा आप अमीर से अमीर, अमीर से अमीर होते जाएंगे, नई नई मार्केट में जाते जाएंगे और पैसा कमाते जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? आगे क्या आ गया? कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेन है, जब आजादी है तो फिर आजादी है। क्या हाल है बच्चों? अब आप सोचिए, आपके सॉक्स में से कितनी स्मेल आती है? हॉस्टल में मच्छर नहीं होना आपके, शूज निकाल के सॉक्स बाहर रख दिए, मच्छर आते हैं। हैं जी? लेकिन आप जब जाते हैं शूज स्टोर पे तो क्या करते हैं? आप पैर निकालते हैं शूज में से और कहते हैं चलो शूज बना। बनाता है कि नहीं? ये तो कैपिटलिज्म है। यही तो कैपिटलिज्म का जुल्म है कि वो आपका पैर को पकड़ता है अपने हाथ से और फिर शूज पहनाता है। पहनाता नहीं पहनाता? है कि नहीं? लेडीज का मुझे नहीं पता, लेकिन जेंट्स में तो ऐसा होता है। बल्कि हम उसको कहते हैं नहीं ये वाला नहीं, वो लेके आओ, वो नहीं वो लेके आओ, वो नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो कंज्यूमर सेवन, जो मर्जी मांगे उसको मिलता है, ऐसे ही बच्चों। बल्कि ये तो कुछ नहीं बच्चों, हमारे यूरोप में तो, हमारा यूरोप में दफा करो, यूरोप और अमेरिका में क्या होता है? शराब मांगते हैं, शराब मिलती है। हाँ, शराब मांगते हैं, शराब बनती है बकायदा, कमर्शियल ब्रांडिंग होती है और बिकती है। कौन नहीं जानता शराब पीने से लीवर डैमेज होगा? बताओ कौन नहीं जानता? मेरा एक कजन है, डॉक्टर है। तो हम बचपन में इकट्ठे बैठ के सिगरेट पिया करते थे छुप के ना। तो वो आयरलैंड में होता है। तो वो मुझे बताता है, मुबशर मैंने अपने हाथ से 50 से 55 ईयर के लोगों के इतनी टांगे काटी, इतनी टांगे काटी। कहता है यार तू गिन नहीं सकता, मैं रोज 5-10 टांगे काटता। तो क्यों? कहता है शराब पीने से ब्लड का फ्लो पाँव तक
जाता नहीं है और लोग व्हील चेयर पे आ जाते हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ते। नतीजा आधा आधा धड़कट आ गई। तो लीवर ने खून बनाना है ना। अब लीवर खून नहीं बना रहा तो क्या करोगे। अब जो हिस्सा गल गया वो ऊपर तक जाएगा तो मर जाएगा। अब उसको बचाना तो है। क्या हाल है बच्चों। अब देखिए ये है कैपिटलिज्म। हमारे यहाँ देख लो, नस्वार बिकती है, गुटखा बिकता है सबसे ज्यादा कराची में। लाहौर में मैंने घर बनाया अपने इंजीनियर टाउन में, अपने ब्रदर इन लॉ का थोड़ा अर्सा पहले के। बच्चों एक नाल का घर था तो बहुत ज्यादा ईंटें होती ना वहां तो, ट्रक के ट्रक लग जाती। तो वहां पे जब ब्रेक आता था ना मजदूरों का, तो एक दिन मैंने देखा ब्रेक रिदम ब्रेक करते क्या है रिदम ब्रेक। तो रिदम ब्रेक में नस्वार पार्टी करते। चार छह तरह की नस्वारें रखी हुई हैं और एक दूसरे को ऑफर करते, ये टेस्ट कर ये टेस्ट कर, नस्वारें टेस्ट हो। अब उसमें चूना भी है, तंबाकू भी है, और एग्जॉटिक केमिकल्स हैं जो खतरनाक है। ठीक है। तो बच्चों ये सब होता है क्यों। कंज्यूमर सिगरेट देख लीजिए, और इसमें कोई चक्कर नहीं, पठान पंजाबी बलोची सब एक हुए हैं, नस्वार जिंदाबाद। सबसे ज्यादा कराची में बिकती। अब कराची में पठान रहते हैं। दूसरा बड़ा सेल पॉइंट लाहौर है, लाहौर में पठान रहते हैं, ज्यादा पंजाबी रहते हैं। और वो मजदूर पठान थे सारे, पंजाबी थे वो भी खा रहे। तो बुराई तो हमें तो पकड़ नहीं सकते थे, नेकी पकड़ते नहीं। क्या हाल है बच्चों। तो कंज्यूमर को जो कह दे वो ले लेगा। ठीक है जी। सैंडल मांगो सैंडल, शूज मांगो शूज। तो कंज्यूमर सर्वेनिटी आगे, एफिशिएंट यूज ऑफ। हर बंदा कहता है रिसोर्स कम लगाऊंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा। तो कैपिटलिज्म में प्रिवेल किया जाता है मैक्सिमाइजेशन को। क्या हाल है बच्चों। आप सोचो आज से काफी अरसा पहले मोटरसाइकिल देखो, अपने दादा अब्बू की, अपने अब्बू की, हर चीज स्टील की थी, मेटल की थी, जंग से गल जाती थी। आज लो कास्ट में है बाइक, बहुत सारी चीजें किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की। लाइट वेट फ्यूल कम खाएगी, और ऊपर से बारिश से गलेगी भी नहीं। क्या हाल है। गाड़ियों के मडगार्ड तो अब होते ही प्लास्टिक के हैं, जो अंदर वो उसके लगा होता है ना कवरेज, मड से बचाने के लिए, वो सारा वही होता है। तो रिसोर्सेज हम कम यूज करते हैं, बेनिफिट ज्यादा रहते हैं। अब इसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है बच्चों, सबसे पहला ड्रॉबैक इसमें ये है, इम्प्रूडेंट कंपटीशन। कुछ कंपटीशन काम का होता है, कुछ कंपटीशन जानलेवा होता है। जैसे we have discussed about the competition prevails in the market under the capitalism, but this competition sometimes implies unnecessary expenditure and eradicate the competitor from the market. जैसे unproductive expenditure on packaging, advertising, ये क्या कर रहा है बिल्कुल, नुकसान कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा। सोचिए, एक बार सोचिए, ये एयर कंडीशन है कितने का है जी, 2.25 लाख का है जी नया। 1.5 टन का एसी 2.25 लाख का। अच्छा क्यों 2.25 लाख का, हम सोचे इसमें क्या लग गया ऐसा 2.25 लाख का। तो वो कहेंगे जी इसके अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। वो कैसे। पहल वाला कहता है मैं 9 बजे वाले ड्रामे के टाइम के ऊपर 2 दफा ऐड दूंगा। पहल वाला कहता है मैं 2 दफा ऐड दूंगा, तो मित्सुबिशी वाला कहता है मैं 4 दफा दूंगा। एलजी वाला कहता है मैं 8 दफा दूंगा। ऐसे ऐसे ब्रांड आ गए हैं, गरीब वाले कहते हैं हम 16 दफा देंगे। अब बताओ जितनी एडवर्टीजमेंट हो रही है वो कॉस्ट किस में ऐड हो रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में और प्राइस में ऐड हो रही है। अगर हम वो एडवर्टाइजिंग का पैसा निकाल दें तो मेरा ख्याल है एक एसी बामुश्किल 75,000 का होगा, 1 लाख का होगा। ये सारा पैसा एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे होगा। एक दूसरा वेस्ट भी है इसके अंदर। देखिए जीएफसी फैन बना रहा है, रॉयल फैन बना रहा है, लाहौर फैन बना रहा है, ठीक है जी, एसके फैन बना रहा है, और हर बंदा कहता है इस दफा मार्केट शेयर मेगा मैंने लेना है एडवर्टाइजिंग का। लेकिन कोई एक लेगा ना, बाकी के पंखे किधर जाएंगे। बोलो। कोई एक शेयर ले जाएगा, मेगा शेयर एक बंदा ले जाएगा, बाकी 4 5 6 10 कंपेटिटर के पंखे कहाँ जाएंगे। तो आप कहेंगे गोदाम में पड़े रहेंगे और क्या होना है। सबके तो नहीं बिकेंगे ना, किसी एक पे मार्केट विन करेगा, बाकी सारे लूज करेंगे। जो लूज करेंगे उनके पंखे गोदाम में
बट अनसोल्ड होंगे उनके वर्कर फारिग हो जाएंगे। तो इस कंपटीशन का बाद बात नुकसान भी। आगे क्या, थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। एकदम सारे पॉजिटिव सोचते हैं तो मार्केट में बूम आ जाता है, और एकदम सारे पैसिमिस्ट सोचते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं इकोनॉमी। तो कहता है कि हिस्टोरिकली इट हैज ऑब्जर्व दैट फ्लक्चुएशन इन ट्रेड साइकिल अकर्ड। ये क्यों, कभी ऊपर जाता है बूम, कभी नीचे आ जाता है। ये बूम में क्यों जाता है, तो एकदम सारे पॉजिटिव सोचते हैं, एकदम सारे नेगेटिव सोचते हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए, कंज्यूमर है, बायर है, सेलर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब एकदम मुस्बत सोचेंगे तो डिसीजन मेकिंग करेंगे। कंज्यूमर बाइंग का कर लेगा, प्रोड्यूसर मेकिंग का कर लेगा, मैन्युफैक्चरिंग का। तो पैसा इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे, इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। साथ ही खबर आ गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है, क्रिकेट का, हॉकी का, टेनिस का। पॉजिटिव सोचे आनी शुरू हो गई, बूम आ गया। एकदम पता लगा कि जनाब वो तो सब हार गए। अब क्या होएगा, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। तो फॉर्म एकदम पॉजिटिव एकदम नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं, मनफी खबरों से नीचे, पॉजिटिव खबरों से ऊपर। तो ये चलता रहता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि जब पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आती है तो अपोजिशन को ये नहीं कहते कि आप सेनेट में, असेंबली में बैठ के तनकीद करो। क्या करते हैं भला, उसका लीडर जेल में डालते हैं। क्यों डालते हैं, वो स्कूल से बैठेगा। इकोनॉमी सही जा रही हो, जैसे आजकल एक्सचेंज रेट रुका हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, हम अपोजिशन लीडर छोड़ दें तो वो तो उधर धरना दे देगा जाके। वो धरना दे देगा, इकोनॉमी का धरना हो जाएगा, गरीब मर जाएंगे सारे। इससे उसको किधर रखेंगे, और जब इसकी हुकूमत आएगी इनको जेल में डाल देंगे। पहले हुआ है। तो ये निजाम क्यों बना, स्टैब्लिशमेंट कहती है इनको तमीज ही नहीं है जमहूरियत क्या होता है जी। तमीज होता है एक दूसरे के साथ, अखलाक से पेश है। नहीं बच्चों, चलो छोड़ो, अम्मी का लगे लड़ते नहीं। तो ये इसीलिए कि ये आगे आ गया बच्चों, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या मतलब, कैपिटलिज्म में बराबरी नहीं हो सकती ना। अब देखो ना, मैं और राना काशिफ गरीब लोग हैं कॉलेज में। क्यों, क्योंकि हम लाजमी पेश कर रहे हैं। एक फिक्स तनख्वाह है हम लोगों की। क्या हाल है? अब जो यहाँ इसके मालिक हैं, उनको एक प्रॉफिट होगा, तो एक कॉलेज मार्फोर बना दिया उन्होंने, एक स्कूल खोल लिया, तो उनका मुनाफा, और हम गरीबों का कुछ इन्फ्लेशन से कुछ वैसे। तो गरीब गरीबतर होता जाएगा, अमीर अमीरतर होता जाएगा। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर ह्यूमन वेलफेयर क्या है, एक मिथ है। क्या, अमीर क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत वेलफेयर का काम कर लेते हैं, साउंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन सिस्टम। बट रियलिटी में क्या है, ये इरिडिकेट करता है प्रॉपर्टी राइट्स देने की वजह से। अमीर आदमी जो है उसके पास वसाइल का बहुत ज्यादा इर्तिकाज होता है, और उसके कई नतायज होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक दफा बुला लिया उन्होंने रोटरी क्लब वालों ने। मैं चला गया, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मैं बैठ गया। मुझे बड़ा शौक है बड़े लोगों में बैठने में, होता भी एक जमाने में होता है बड़े लोगों में बैठने का बाद। तो मैं तो जरा स्टाइल वाली आंटियां, स्टाइल वाले अंकल, तो मैंने दिल चाहता चलो यार जरा बैठते हैं, इनमें क्या होगा। उन्होंने जनाब वो बड़ा जबरदस्त किचन कुजीन का कोई 8 पाउंड का केक रखा हुआ है, पार्टी हो रही है, चाय शाय पी। बाद में मुझे फंक्शन ये था कि हमने गरीबों की मदद करी। और गरीबों की मदद हमने ये की कि आखिर में 4 मशीनें हमने पकड़ी सिलाई, और गरीब औरतें बुला के तस्वीरें खिंचा के उनको दी। और 8 पाउंड का किचन कुजीन का केक उन 4 मशीनों से ज्यादा महंगा था। ये हमने चैरिटी की, केक खाए, पेस्ट्रियां खाई, हैं जी, सैंडविच खाए, चाय उड़ाई, और एंड पे आके तस्वीरें बन गई। लो जी, नेकी का काम हो गया। तो यहाँ जो नेकी है वो तकरीबन, ह्यूमन वेलफेयर एक मिथ है, बाकी वेलफेयर नाम की कोई चीज यहाँ नहीं है। जाहिर बात है, आप देखिए ना, आप किसी नो दौलती को गाड़ी चलाते देखिए, वो कहेगा मेरे पास पैसा आ गया, मैंने तो तुम्हें आगे नहीं जाने देना।
आप उसे हार्न मार के कहेंगे ना मुझे दाएं से जाने दे, तो वो गाड़ी दाएं पे कर लेगा। बाएं से जाने बाएं पे कर लेगा, और बात बात दरमियान में कर लेगा, ना दाएं से जाए ना बाएं से जा रहा, आराम से फोन सुनेगा। यूं लगा। हाँ, मेरी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? यार ये पता नहीं कौन स्टूपिड है जी। वो अपनी कहानी डाल रहा है, उसने अपने फूफो से फोन मिलाया हुआ। वो अपनी कहानी डाल रहा है, ये क्या है, नो दौर किया, और जैसे उसका फोन कटेगा वो एक बाएं कट मारेगा, दाएं मारेगा, चार मोटरसाइकिल वालों को गिराएगा। ठीक है, किसी मेरे गरीब की गाड़ी को डेंट मारेगा, और एंड पे क्लेम करेगा पैसे निकालो तो मैंने नई गाड़ी तोड़ी, और जाके इंश्योरेंस से अपनी गाड़ी ठीक करा लेगा। तो ये है बेसिकली क्या, अमीर के पास जब दौलत आती है और बहुत ज्यादा आ जाए तो तबाहकुन भी हो जाती है। आए दिन आप केसेस सुनते रहते हैं, कत्ल के, रेप के, क्यों हो रहे हैं? वजह यह है कि दौलत का इर्तिकाज एक तरफ ज्यादा अब कर रहे हैं, और वह ऐसी दौलत है जिसकी उसे कदर नहीं है, और वो किसी की इज्जत करनी नहीं जानता। तो ये बहुत बड़ा मसला है इस निजाम में। अच्छा बच्चों, और पुलिस के पास जाएं, वकील के पास जाएं, जिसके पास इंसाफ के लिए जाएंगे वो भी क्या है, अच्छा वकील पैसों से ही मिलता है ना। क्या हाल है? ये जो पीटीआई के हेड हैं, आप इनकी फीस आपको पता है? 10 करोड़ रुपए। सही केस की फीस 10 करोड़ रुपए। मेरा एक है फॉरगोसन के, चार्टेड अकाउंटेंट है, सीएफई के पहले ओनर भी रहे हैं, शेयर होल्डर रहे हैं पहले। तो उस दिन मेरी बात हो रही, ये ख्याबान अमीन एक सोसाइटी है उधर डिफेंस रोड पे। तो उन्होंने एलोकेशन की ना जब प्लाटों की, तो कमर्शियल प्लाट चुप करके बताया ही नहीं मेन को, तो मेंबर को एलोकेट कर दी। बाद में कमर्शियल बंदरपाट कर दी, कुछ अपनों को भेज दिए, कुछ खुद रख ले। वो केस चला गया कोर्ट में। उन्होंने ऑडिट के लिए उस बंदे को कहा कि तू ऑडिट कर। वो ऑडिट करने गया तो कहता है गैस कर कितने पैसे ऑफर किए होंगे। तो करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 1 अरब रुपए। तो मैं कहा सर जी क्या फिर आपने उसका हल निकाला? कहते हैं जुल्म हो जाता लोगों के साथ, मैंने नाम शो ही नहीं किया, रिपोर्ट मैंने सही बना के भेज दी कि इन्होंने वायलेशन किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये निजाम है, यानी रिश्वत 1 अरब है, मुनाफा कितना होगा, अंदाजा करो। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाएं, कार्टल्स एंड मोनोपोलीज। आप जरा सोचिए, मैं एक अमीर आदमी, मेरा नाम मियां है, और 2 मिनट सोचो, मुझे लगता है इसे सुनते, 2 मिनट के लिए सोच लो क्या जाता, मान लोगे? 2 मिनट के लिए। अब मेरे स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगे हुए हैं, और एमसीबी बैंक भी मेरा है, 4 सीमेंट इंडस्ट्रियां, 4 शुगर इंडस्ट्रियां मेरी हैं, अब आगे मैंने एक इंडस्ट्री और लगानी है, क्या मुझे किसी से लोन मांगना है? बैंक ही मेरे, मेरा अपना ही नाम, मुस्लिम इंडस्ट्रीज जा रही है लोन लेने मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, फॉर्मेलिटी, सिर्फ एक साइन होना है और लोन मिल जाए। तो इसलिए बैंक भी उनके, इंश्योरेंस कंपनियां भी उनकी, पैसा भी उनका। गरीब ने अगर कोई पैसे बैंक में अकाउंट पर रखे भी थे तो वो भी उन्हीं के पास ही हैं, यानी एक तो वो पहले ही अमीर हैं, ऊपर से गरीबों की सेविंग भी उनके पास है। तो बताओ वो अमीर होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए तो मेजान बैंक की एटीएम चलती नहीं है, कभी उसमें स्लिप नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, क्यों? इर्तिकाज है, इस्लाम के नाम पे भी उन्होंने दौलत इकट्ठी कर ली, मुस्लिम अकाउंट खुले हुए हैं। लेकिन दुनिया की सबसे घटिया सर्विस वो देंगे आपको, जितना इस्लाम के नाम पे हमने लोगों ने लूटा है ना, मुझे लगता है हमें किसी चीज में किसी ने नहीं लूटा होगा। अच्छा बच्चों, सो एनीवे कम बैक जी। सबसे पहली बात, ये निजाम कैसा है? निजाम ऐसा है जो चल रहा है बायर और सेलर पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। लिहाजा इस निजाम में जिस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी वो महंगी हो जाएगी, जो चीज सरप्लस होगी उसकी कीमत गिर जाएगी। लिहाजा इसका सारा निजाम लेजिस फेयर है, जिसमें हुकूमत का कोई मुदाखलत नहीं है, सारा निजाम बायर और सेलर चला रहे, ठीक है जी। और ऐसी सूरत में एक ऐसा निजाम है जिसमें
नेचुरल और ह्यूमन कैपिटल दोनों इस्तेमाल करके इंसान मुनाफा कमाता है और अपनी ओनरशिप में इजाफा करता है। फीचर इसके देखे जाए तो क्या है? प्राइस मैकेनिज्म है, पूरे का पूरा निजाम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस चला रही है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा वो सस्ती बिकेगी, मजदूर की सप्लाई ज्यादा वो सस्ता ही रहेगा। ठीक है जी। कंपटीशन है क्या? कि हर चीज में मुकाबला है, गाड़ियां बनाने वालों में, पंखे बनाने वालों में। जो अच्छा और सस्ता बनाएगा वो आगे जाएगा। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, चूंकि सरमाया तुम्हारे पास है, तुम कोई भी कारोबार जो जानते हो कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और बच्चों, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम जितना कमाते हो तुम अपनी फैक्ट्रियां मकानात बढ़ा सकते हो, यानी तकाजे दौलत की खुली इजाजत है। और मसला सेल्फ इंटरेस्ट का है, अपने मफाद का है। कंज्यूमर कहता है मैं कम पैसे दे के सब छीन लूंगा, और बायर कहता है, सेलर कहता है मैं ज्यादा पैसे लेके इसको कम दूंगा। ऐसा निजाम है। मेरिट क्या है? अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म है। जिस तरफ सैचुरेशन होगी पर लोग पैसा वहां से उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इससे निजाम तो बहुत एडजस्ट हो जाए। इंसेंटिव क्या है बच्चों? इंसेंटिव फॉर एजेंट ऑफ इकोनॉमी। तो राइट ऑफ ओनरशिप ने आपको इंसेंटिव दिए, जितना कमाओगे उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, और मेहनत करो और कमाओ। तो ये मोटिव है, इंसेंटिव है, मुहर्रिक है। इसी वजह से कैपिटलिज्म में लोग सोते ही नहीं है। कोई प्रोफेशनल देखो, उसको कितने आवर सोते हो? जी 4 घंटे सोता हूँ। मेरी मिसाल ले लें तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये बंदा है कि क्या बंदा है, क्या क्या कुछ करता है। यहाँ पढ़ाता है, एक सॉफ्टवेयर उसमें काम करते हैं। ठीक है जी। एक शाम को एक कंपनी है अमेरिका की, उससे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। यार ये कर क्या रहे हैं? रेस्ट नहीं है इंसान को, पैसा ज्यादा ज्यादा कमाना, जरूरतें, महंगाई इतनी है। अच्छा, कंज्यूमर की राज है उसका, वो जो चाहे, पैसा है तो जो मर्जी मांगो, इलीगल लीगल। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं उससे बेस्ट आउटकम लेना। और बच्चों, डीमेरिट्स क्या है? इनप्रूडेंट कंपटीशन है, एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगा रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन पे पैसा लगा रहे हैं, ऐसी चीज जो बिक नहीं सकती। और इश्तहारबाजी का मकसद सिर्फ अवेयरनेस था, आपने प्रोपेगेंडा बना दिया उसको। और फिर बच्चों, थ्रेट ऑफ इंस्टेबिलिटी है, एकदम सब मुस्बत सोचेंगे तो इकोनॉमी ऊपर, एकदम सब नेगेटिव सोचेंगे तो नीचे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं क्या? सेम नहीं है। ठीक है जी। अमीर अमीर तरह है, गरीब गरीब तरह है, फासला बहुत ज्यादा है अमीर और गरीब का। फासला बहुत ज्यादा, गरीब के पास तो अपनी साइकिल के पंक्चर के पैसे नहीं, और अमीर लैंड क्रूजर पे घूम रहा है। तो बिग डिफरेंस। और अमीर को पता भी नहीं कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। वो तो उसको याद है ना, मैं तो एक रियल स्टेट वाले के पास बैठा था, तो वहां कोई वो बात हुई कि बहरिया टाउन में इस तरह एक कमर्शियल है, तो बोलने लगा मुझे याद पड़ता है शायद मेरा वहां पे एक प्लॉट है। याद पड़ता है शायद, उसने मोबाइल निकाला, यस लेट मी चेक। हाँ, वो जो सी ब्लॉक के सामने है वो है मेरा। लोग इतने अमीर लोगों ने याद ही नहीं, प्लॉट याद नहीं है। कोई 4 6 8 करोड़ रुपए का प्लॉट याद। अच्छा बच्चों, तो ह्यूमन वेलफेयर एक मिथ है कि वेलफेयर है, नाम को नहीं। 4 मशीनें दे दी गरीबों को, केक काट के अमीरों ने बड़ी बड़ी बातें कर ली। ठीक है जी। और कार्टेल एंड मोनोपोलीज, वही बैंकर है, वही इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है, उसी की इंडस्ट्री। गरीब से पैसा लेके वो भी जा रहा है, अपना पैसा भी कमा के उसमें जा रहा है। ठीक हो गया बच्चों? आगे आ गया सोशलिज्म। सोशलिज्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, 1 2 मिनट में, हमारे पास कुछ छोड़ते हैं क्लास में। सोशलिज्म ये है बच्चों, ये बिल्कुल उसके उलट है। कैपिटलिज्म अमेरिका में काफी हद तक सही है, कैपिटलिज्म आज भी इस हद तक है कि हुकूमत सड़कें नहीं बनाती, सड़कें भी प्राइवेट लोग बनाते हैं। लैंड खरीद लिया पट्टी पूरी, लाहौर से कराची तक एक प्राइवेट बंदे ने सड़क बना दी, इधर से गाड़ी चली, टोल टैक्स ले लिया, टोल टैक्स लेके हमारी रेलवे लाइन प्राइवेट लोगों ने बिछाई हुई।
इवन घरों की बिजली का निजाम प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं करती, सिर्फ फौज और पुलिस। सोशलिज्म जो देखें तो आज एक तो वो कोरिया में है, वो कोरिया जिसका सदर बड़ा बल्की सा है, और दूसरा नॉर्थ अमेरिका की एक स्टेट है मैक्सिको, वहां पे। अच्छा जी, इस निजाम में किसी बंदे के पास ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल ना मकान, क्यों करना है? हर बंदा सरकारी मुलाजिम है, हर बंदा, फैक्ट्रियां भी सरकार की हैं, मकान भी सरकार के हैं, वो आपको एलोकेट किए जाएंगे, वो आपको एलोकेट किए जाएंगे, और आप गवर्नमेंट की फैक्ट्री में काम करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके हैं उनके पास, मैक्सिको में वो ये करते हैं कि एक राशन कार्ड दे देते हैं, एक राशन कार्ड दे देते हैं, जैसे ये मेरा एटीएम कार्ड है, तो ये कार्ड आपको दे दिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोहम्मद बशीर के 6 बच्चे हैं, वो जाके हुकूमत के स्टोर को देगा, उसके मुताबिक मुझे देगा। सलीम का एक बच्चा है तो ना उसको एक बच्चा, बस ये राशन कार्ड है, काम वहां करो, राशन कार्ड से स्टोर से चीजें ले लो, ये निजाम। ठीक है जी। बीमार है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जाके तो वही ले आओ जाके। ठीक है जी। और कोई प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। सब कलर के बादशाह। ठीक है। अब इसके अपने मसाइल हैं, और दूसरी बात, इतना अच्छा निजाम बनाया हुआ है, बंदे गिन के कपड़े बनाते हैं। 1 करोड़ आबादी, 1 करोड़ शर्टें। ठीक है जी। उसमें 50 लाख औरतें हैं, 50 लाख मर्द हैं, 50 लाख शर्ट, 50 लाख पर्स, कलर एक ही होगा, कोई वसाइल जाया नहीं होंगे। ठीक है जी। जितने बच्चे उतने प्रेम, कोई फालतू प्रेम नहीं। तो इस तरह करके हर चीज एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत चल रही है। ठीक है जी। तो इस निज़ाम की प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर जारी बात है, इस निज़ाम में एक मजा आया ना एक सुन के बात, यार क्या बात है, हर बंदे को बेसिक नीड मिलेंगी, हर बंदे को बराबर रखा जाएगा। लेकिन मसला क्या है, लाइफ में कलर्स नहीं, लाइफ में। अब देखिए ना, हम जाते हैं खाना खाने तो हमारे पास एक बंदा आता है, सर मिरिंडा, पेप्सी, मिंट मारवीडा, पीना कोलाडा, ऑप्शन। वहाँ सरकारी होटल है, खाना खा रहे हैं तो सोचेगा सर सोडा भी है नहीं, एक ही कलर का सोडा ला के रखो, देखो गवर्नमेंट सोडा, गवर्नमेंट सोडा, उसका नाम ही गवर्नमेंट सोडा। तो पेप्सी कोक चॉइस नहीं। शूज सबके ब्लैक या सबके ब्राउन, एक ही तरह के शूज हैं सबके पास, एक ही तरह की जैकेट हैं, एक ही तरह के कलर हैं। तो ये तो एनिमल फार्म नहीं बन गया? आप बैल पालो तो बैल को खाना खिलाओगे, दवाई भी दोगे, काम लोगे, और जब बीमार होगा क्या करोगे? बूढ़ा होगा तो क्या करोगे? मर जाएगा तो क्या करोगे? खत्म। इंसान को जानवर की तरह ट्रीट कर, इंसानों का एक एनिमल फॉर्म बनाया हुआ, इनसे काम लो, जरूरियात पूरी करो, मर जाए दफन कर दो। तो ये निजाम थोड़ा बेरौनक है। और फिर वैसे भी एक बात मुझे बताओ, कभी सरकारी इदारे में गए हो? किसी गवर्नमेंट इदारे में चले जाओ, सेक्रेटरीट चले जाओ, समझो वो एक छोटा सा मुल्क है, सेक्रेटरीट को एक छोटा सा मुल्क मान मान लो, 2 मिनट को, कि सेक्रेटरीट एक मुल्क, तो उसके अंदर सारे सरकारी मुलाजिम होंगे। आप बताओ उनसे काम लेना आसान है या मुश्किल? क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स तनख्वाह है, उसको राशन कार्ड मिला हुआ। वो कहेगा मैं तुम्हारी क्यों फालतू फाइल मूव करूं, मैंने आज की 4 थी वो निकाल दी, अब मैं घर जा रहा हूँ। और यही पैसे जमा कराने आप प्राइवेट बैंक चले जाओ, और 5:01 हो चुका हो, और आप बाहर खड़े हो गए, मैनेजर को कहो यार ये पैसे हैं सेव नहीं हो रहे, तेरी मेहरबानी, को क्या करेगा? वो कहेगा यार कोई मसला ही नहीं, आप मुझे फोन कर दो, आधा घंटा भी लेट आ जाओ, कोई बात नहीं। और यही काम आप सरकारी ऑफिस में जाके कराओ। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, नेशनल बैंक में टैक्स जमा हो रहा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। और मेजान बैंक में और एमसीबी में जमा हो रहे होते हैं आपके हज के पैसे। तो हज के पैसों के लिए भी आपको एसी में लगाया होता है लाइन में, बैठे सर टोकन नहीं, बारी आएगी फिर आए, एसी में बैठेंगे नहीं, नेशनल बैंक में जाए आप, बाहर धूप में आप खड़े होंगे, बाहर, क्योंकि अंदर जो दोनों अकाउंटेंट बैठे हैं या कैशियर बैठे हैं वो सरकारी मुलाजिम। तो बात है, हाँ फिर बशीरा तेरा मुंडा बीमार हो गया ऐसी, तो बाहर आप बोलेंगे यार लाइन लंबी है जल्दी करो,
और भाई कोई बात नहीं कर रहे हैं, हाँ की बने मुंडे का, तो उसको अपनी बशीरा के मुंडे की पड़ी हुई है। समझे बात। और उसने आराम आराम से लिखना है, हाँ क्या नाम तुम्हारे दादा का, क्या नाम तुम्हारा, ये आराम से उसने करके करना है। और 3 बजते ही बाद या 20 बंदे उसने खिड़की, कल आना यार कल आना। ठीक है जी। तो सरकारी में ये मसले भी तो है ना, इस चीज पे कल बात करेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आ रही निजाम की। अच्छा अब आप सोचो आपको निजाम में पढ़ा क्यों रहा हूँ भाई। पीपीसी की तो समझ आई थी ना कि एक इकोनॉमिक सिस्टम छोटा सा बना के दिखाया कि तरक्की कैसे होती है, हम वसाइल में स्पेशलाइज कैसे करते हैं, ये फैसला क्यों करते हैं, ये ज्यादा बनाओ, ये इंडस्ट्री ज्यादा लगाओ, ये कम लगाओ, समझ आई बात। फैसला साजी है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, कुछ जहन में आती बात। देखिए बेटा बात यह है कि वो इसलिए था कि तुम्हें पता चले मुईशत चलती कैसे है, कैसे फैसले होते हैं, क्या चीज बनानी क्या नहीं बनानी। ये क्यों शुरू किया है, ये इसलिए शुरू किया है कि कल को आप किसी बिजनेस के एग्जेक्टिव बनोगे, तो उसको दुनिया के साथ ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। ट्रेड करनी है, आप कहेंगे हाँ सर ट्रेड तो करनी है। तो जब बच्चों दुनिया के साथ ट्रेड करनी है तो फिर एक मसला होगा ना, वो ये कि जिस मुल्क के साथ ट्रेड हो रही है वहां निजाम क्या चल रहा है। अब फर्ज करो आप कोई चीज मैक्सिको से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पहले ही पता होगा यार आज लेटर भेजा है 20 दिन से पहले, तो ये वेरीफाई भी नहीं करेंगे लेटर में, फीडबैक भी नहीं आएगा। और अगर अमेरिका भेजा तो इधर ईमेल जाएगी, उधर ऑटोमेटेड सिस्टम में आ जाएगा आपका रेफरेंस नंबर ये, आपका केस नंबर ये।